हमने अपनी पिछली वीडियो में टॉपिक किया था केमिकल इक्वेशन। फिर उसको हमने बताया था कि हम अपनी केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। अब हम करेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक है, इसको याद रखना कि सबसे पहले हम मेटल लिख लें। और मेटल में 10th क्लास में मेनली जो इक्वेशंस होती हैं उसमें जिंक, कॉपर, सोडियम और एल्यूमिनियम मेटल सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। कैल्शियम भी यूज़ होती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मेटल हैं वो यूज़ होती है। मैग्नीशियम भी यूज़ होती है, मैग्नीज भी यूज़ होती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मेटल्स हैं। हमें वैसे पता होना चाहिए कि मेटल कौन कौन सी हैं, तो इस फॉर्मूले में हम पहले मेटल लिखेंगे, फिर मेरे पास नॉन मेटल आते हैं। नॉन मेटल में जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम बाद में लेके चलते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल है, लेकिन हम इसको इसमें ऐड नहीं करेंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे। तो मान लिया मेरे पास छोटा सा, सबसे पहले बिल्कुल ईजी एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल की जो क्वालिटी है उसको इंक्रीज़ कर देंगे, यानी कि उसको हम धीरे 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 हाई स्टेप पे ले जाते उसको थोड़ा सा टिपिकल बना देंगे। तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ, लेकिन उससे पहले शुरुआत हम बिल्कुल इजी से एग्जांपल से कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि जैसे मेरे पास फर्स्ट है एग्जांपल कि मुझे इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। मेरी जो केमिकल इक्वेशन है इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं मेटल देखूँगी। क्या मेरी इस पूरी इक्वेशन में मेटल है? ना तो मेरे पास रिएक्टेंट में कोई मेटल और ना ही मेरे पास प्रोडक्ट में कोई मेटल। अब मैं क्या लेके चलती हूँ कि मेरे को क्या पता होना चाहिए कि नॉन मेटल कौन सी हैं। तो इसमें मेरे पास दोनों ही नॉन मेटल हैं, कार्बन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, लेकिन मुझे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है। तो मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंसिंग के केस में नॉन मेटल के अंदर इंक्लूड नहीं कर रही, मैं उसको अलग से बैलेंस करूँगी। वैसे दोनों नॉन मेटल होते हैं, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए हम नॉन मेटल के कैटेगरी में इस केस में नहीं लेके चल रहे, मतलब इसको नहीं लिखते। है ये नॉन मेटल, इसको बाद में हम करेंगे बैलेंस। सबसे पहले हम देखते हैं मेटल नहीं है, फिर हम क्या आते हैं, नॉन मेटल है। इसमें कार्बन एक नॉन मेटल है। पहले क्वेश्चन आता है हमारे पास कि हमें बैलेंसिंग इक्वेशन क्यों ज़रूरी है, कि हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। जब हमने केमिकल इक्वेशन पढ़ी थी उस टाइम पे मैंने आपको ये बताया था कि जितनी भी केमिकल्स इक्वेशन होती हैं, केमिकल्स रिएक्शंस होती हैं, वो सारी केमिकल कॉम्बिनेशन फॉर्मूलेज को कॉम्बिनेशन लॉज को फॉलो करती हैं, जिसमें हमारे पास मास कंजर्वेशन भी आता है, बैलेंसिंग भी आता है। तो मास कन्वर्जेशन क्या कहता है कि हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड ही जो मास है कंपाउंड्स का वो बराबर होना चाहिए, यानी कि इक्वल मोल्स में प्रेजेंट होना चाहिए। तो हमें बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है केमिकल इक्वेशन को। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट में एक ही कार्बन है, प्रोडक्ट में हमारे पास टोटल कितने कार्बन है, एक ही है। ठीक है, तो मेरे पास नॉन मेटल तो ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने का क्या तरीका है, जब मैं हर एक स्टेप आगे बढ़ती जाती हूँ तो मुझे पीछे वाले स्टेप को भी लेके चलना है। जैसे मैंने मेटल देखी, इसमें कोई मेटल नहीं है, फिर मैं नॉन मेटल पे आई। नॉन मेटल में देखती हूँ कि मेरे पास एक नॉन मेटल है, हम इसको बैलेंस करेंगे, लेकिन ये ऑलरेडी बैलेंस है। इस रिएक्टेंट में भी एक ही कार्बन है और प्रोडक्ट में भी एक ही कार्बन है। फिर हम पीछे वाले स्टेप पे दोबारा आएंगे मेटल पे, लेकिन मेटल तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, फिर नॉन मेटल आ जाओ, दोनों अभी बैलेंस है। फिर हम ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन मेरे पास रिएक्टेंट में तो दो हैं, लेकिन प्रोडक्ट में कितने हैं, एक। तो मुझे इसे बैलेंस करना है, तो मैं इसको बैलेंस करने के लिए क्या करूँ, मैं यहाँ पे 2 लगा देती हूँ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। एक चीज़ और याद रखना, कभी भी केमिकल इक्वेशन को जब हम बैलेंस करते हैं तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू को पीछे या फिर बीच में नहीं लिखते, हमेशा आगे लिखते हैं। जो मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो होल नंबर हो सकती है या कोई फ्रैक्शन में भी हो सकती है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना। अब मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। ऑक्सीजन मेरे पास रिएक्टेंट में भी 2 हैं और प्रोडक्ट में भी कितनी हैं, 2 हैं। अब मैं क्या करती हूँ, फिर पीछे वाले स्टेप पे चलती हूँ, नॉन मेटल। अब मुझे नॉन मेटल को दोबारा से बैलेंस करना है। कितनी है मेरे पास, रिएक्टेंट में 1 है, लेकिन प्रोडक्ट में कितनी हो गई, 2। तो अब मुझे रिएक्टेंट में भी इसको बैलेंस करना है, तो मैं इस कार्बन को भी किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से। अब फिर पीछे चलते हैं, मेटल तो कोई है ही नहीं, तो मेरे पास मेरी ये कंप्लीट रिएक्शन क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। अब मैं यहाँ पे हाइड्रोजन पे आती हूँ, तो हाइड्रोजन मेरे पास ना रिएक्टेंट में है और ना ही प्रोडक्ट में है, तो मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं इस केमिकल रिएक्शन में देखती हूँ कि मेरे पास रिएक्टेंट में
जितना कंपाउंड जितनी अमाउंट में प्रेजेंट था उतना ही मेरे पास प्रोडक्ट में प्रेजेंट है। अब मैं इसका सेकंड एग्जांपल लेके चलती हूँ। जैसे मैंने ये ले लिया मैग्नीशियम नाइट्राइड को, जब मैं वाटर के साथ रिएक्शन करवाती हूँ तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देता है और अमोनिया फ्री स्टेट में निकल जाती है। ठीक है, अब अमोनिया यहाँ पे गैसेस फॉर्म में निकल रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब एरो का साइन इस तरह से होता है ऊपर की साइड तो वो गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब देखो इसमें क्या है कि मुझे पहले फर्स्ट स्टेप पे यानी कि मेटल में जाना है।